अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज मैं आपको HSSC 1 के इंग्लिश के गेस्ट पेपर्स के साथ और ओवरऑल इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, आज मैं वो आपके सामने गेस्ट पेपर शेयर करने जा रहा हूँ और इसमें ओवरऑल हम डिस्कस करेंगे। आपको जस्ट ये वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखनी है और आप चाहे एक मीडियोकर और अच्छे हार्ड वर्कर स्टूडेंट्स हैं या आप अच्छे स्कोर करने वाले हैं, आप सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है, चाहे आप टॉपर हैं। जस्ट इस वीडियो को देखने के बाद आप इंग्लिश में 95% स्कोर कर सकते हैं। इससे भी प्लस जो अच्छे बच्चे जा सकते हैं। जस्ट इस वीडियो को देखने के बाद आप देखेंगे कि मैंने इसको कैसे समराइज कर दिया है, कंपैक्ट कर दिया है और यहाँ से आपको वो अब्राहम लिंकन की एक कोटेशन याद आएगी। वो कहते हैं कि मुझे अगर दरख्त काटने के लिए 6 आवर देते हैं तो मैं 4 घंटे में कुल्हाड़ी की धार को तेज करूंगा और 2 घंटे में काटूंगा। तो इट मीन्स के यहाँ पे देखें कि स्मार्ट स्टडी ज्यादा काम आती है इंस्टेड ऑफ दिस के हार्ड वर्क। तो जिंदगी में कामयाबी के लिए स्मार्ट वर्क ज्यादा जरूरी है। तो बहरहाल चलते हैं अभी हम इसकी तरफ। ये देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। यहाँ पे मैं इसको पैटर्न को डिस्कस करूंगा, कौन कौन से क्वेश्चन आने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, सेक्शन ए का ऑब्जेक्टिव कैरीज 20 मार्क्स। सेक्शन बी है कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन 28 मार्क्स का है, जिसमें समरी 7 मार्क्स की है, टाइटल 1 मार्क्स का है और क्वेश्चन 20 मार्क्स की। मैं बहुत ही मोनोलिंगुअल होकर बहुत ही इजी वर्डिंग में आपको समझाऊंगा, क्योंकि आई नो कि इसमें मीडियोकर स्टूडेंट्स भी इसको देख रहे होते हैं, तो मुझे इंग्लिश जानने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो जस्ट आप को इसको इजीली अंडरस्टैंड करेंगे और चीजों को अच्छे से लेकर आपने चलना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इन सब क्वेश्चन को मैं ब्रीफली अटेम्प्ट किए हुए यहाँ पे आपको शो करवाऊंगा और आप देखते जाएंगे। जस्ट इस वीडियो को देखने के बाद आप 95% स्कोर करने के काबिल हो जाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास पोएट्री का है। 2 स्टैंजाज दिए गए होंगे। इन 2 स्टैंजाज में से आपने ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स एंड हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, तो एक अटेम्प्ट करना होगा आपने स्टैंजा। 6 मार्क्स टोटल इसके बनेंगे। देन प्ले का क्वेश्चन है, इसमें से एलिमेंट्स ऑफ प्ले और प्लॉट और नॉवल जो है आपका 14, उस पे आपने कैसे अप्लाई करना है वो सारा मैं इस वीडियो में अप्लाई भी करवाऊंगा आपसे और आपके सामने शेयर भी करता हूँ। ये भी 6 मार्क्स का है। जस्ट इस वीडियो को देखने के बाद ये सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 एप्लीकेशन एंड जॉब एप्लीकेशन 8 मार्क्स की है। ये सारा हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ईडियम्स, पंक्चुएशन, नरेशन 6 मार्क्स के ईडियम्स, पंक्चुएशन 4 मार्क्स के, 6 मार्क्स की नरेशन। देन क्वेश्चन नंबर 6 है रिपोर्ट राइटिंग, 8 मार्क्स की है और क्वेश्चन नंबर 7 पैराग्राफ राइटिंग है, 8 मार्क्स का। 100 to 120 वर्ड्स की इसकी लेंथ होनी चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने ब्रीफ करता हूँ, डिस्कस करता हूँ और लेंथ ही थोड़ी सी वीडियो हो सकती है, बट दिस इज ओवरऑल योर प्रिपरेशन। जस्ट इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो कि कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन है। 28 मार्क्स इनको गेट करने के लिए आपको जस्ट समरी के रूल्स आने चाहिए अच्छे से। समरी अनसीन आएगी, फेडरल बोर्ड में से कहीं से भी आ सकती है, तो आपको जस्ट रूल्स आने चाहिए। फर्स्ट रूल इज हियर, read the passage and underline the key points, then identify the central idea। आपको central idea उसका पता होना चाहिए। एंड पे कुछ बातें मैं सजेस्ट करूंगा, एंड पे कंक्लूड करता जाऊंगा। विद इन 1 लाइन आपको सारी चीजें समझ आती जाएंगी। देन थर्ड रूल इज हियर, की पॉइंट्स आपने डिस्कस करने हैं, अंडरलाइन कर लेने हैं। राइट इन योर ओन वर्ड्स, अपने अल्फाज में लिखना है, पैराफ्रेज और कॉपी बिल्कुल नहीं करना। कीप इट शॉर्ट एंड प्रिसाइज जो है, इसमें मीन के आपने इसकी लेंथ का ख्याल रखना होता है, 1/3 होनी चाहिए। लॉजिकल ऑर्डर में रखना है, चीजों को लिंक होती जाए। न्यूट्रल टोन, अवॉइड ओपिनियन, मीन के अपनी ओपिनियन नहीं दे सकते। जो बातें पैराग्राफ में कही गई हैं जस्ट वही देनी है, आपने बातें करनी है। रिपीटिशन से अवॉइड करना है। लिंकिंग वर्ड्स का यूज करना है, और लिंकिंग वर्ड्स मीन के आप सिंपल सेंटेंसेस यूज करेंगे तो फर्दर मोर, हाउएवर, देयरफॉर यूज करेंगे तो वो लिंक होते जाएंगे आइडियाज। देन हमारे पास 10 रूल है, ग्रामर, पंक्चुएशन एंड वर्ड लिमिट को चेक कर लेना है। एंड पे आपने थर्ड पर्सन में, दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग, और यहाँ पे मैं ये भी सजेस्ट करूंगा जितने आपके लेसन हैं जिसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट है फर्स्ट पर्सन का यूज हुआ है, तो उनको आप जाकर देख लें, उनकी समरीज। अगर आपको नरेशन आते हैं तो फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन में कैसे कन्वर्ट होता है ये आपको अच्छे से इल्म होगा। देन हमारे पास 1/3 लेंथ होनी चाहिए, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब आते हैं हमारे पास टाइटल है। टाइटल याद रखें 1 नंबर का होता है, कैरीज 1 मार्क्स, बट कीप इन माइंड मोस्टली स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ये जस्ट 1 मार्क्स का है। बेटा दिस इज ओवरऑल इंप्रेशन ऑन योर 28 मार्क्स। आप इसको अगर अच्छे से अटेम्प्ट नहीं करते, गलत करते हैं, तो ये बैड इंप्रेशन डालेगा आपके 28 मार्क्स पे।
तो फर्स्ट रूल क्या है, ऑल शुड बी इन अपर केस, सारे के सारे कैपिटल लिख देने हैं। जैसे नीचे देखें टाइटल लिखा हुआ है फैमिली वैल्यूज इन पाकिस्तान, सारे मैंने कैपिटल रख दिए हैं। सेकंड रूल क्या कह रहा है, ऑल स्टार्ट ऑफ ईच वर्ड शुड बी इन अपर केस एक्सेप्ट प्रेपोजिशन एंड आर्टिकल। प्रेपोजिशन एंड आर्टिकल के अलावा हर वर्ड का स्टार्ट कैपिटल होना चाहिए। जैसे फैमिली का एफ कैपिटल है, वैल्यूज का वी कैपिटल है, इन प्रेपोजिशन है तो आई स्मॉल रखा है मैंने, पाकिस्तान का पी कैपिटल है। तो ये हमारे पास टाइटल लिखने के वो हो गए, रूल्स हो गए। अब आपने एक बात याद रखनी है, टाइटल की जो लेंथ है मैक्सिमम 5 to 7 वर्ड्स होनी चाहिए, इससे नीचे रखेंगे आप। और अगर समरी की मैं बात करूं, अगर आप मीडियाकर स्टूडेंट्स हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा पहले आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें। क्वेश्चंस के जो आंसर्स होते हैं वही समरी होते हैं, तो उनको आप समराइज करके लिख लें क्योंकि वो मेन आइडिया होता है अगर आप एक मीडियाकर स्टूडेंट है। अगर आप अच्छे टॉपर स्टूडेंट्स में हैं तो आप इनको रूल्स को फॉलो करें और ये लिखेंगे। और आपको टाइटल अगर देखें तो फर्स्ट 2 लाइंस में और लास्ट 2-3 लाइंस में कहीं ना कहीं कोई फ्रेज मिलती है तो वहां से उठा लें। और एक बात का ख्याल रखें कि आपने चैप्टर का जो यूनिट है उसका नाम नहीं देना। जैसे फैमिली वैल्यूज इन पाकिस्तान है तो अगर कोई भी पैराग्राफ इसमें से आता है तो आपने यही नहीं लिख देना उस पैराग्राफ में किस चीज पे बात हो रही है, वो टाइटल आपने देना है। मीन कि आपका टाइटल पढ़ के किसी को अंदाजा हो जाना चाहिए कि इसमें किस चीज पे बात हुई है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि हमारे पास प्ले और पोइट्री में से है। आप एलिमेंट्स ऑफ प्ले को देखें कौन से हैं। सबसे पहले कैरेक्टर है, कैरेक्टर्स कौन से होते हैं, प्रोटैगनिस्ट द हीरो होता है, एंटेगनिस्ट द विलन होता है, सपोर्टिव हेल्प टू डेवलप द स्टोरी, ये होते हैं। डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। सेटिंग्स क्या होती है, सेटिंग्स हमारे पास टाइम, प्लेस, वेदर, एटमॉस्फेयर एंड हिस्टोरिकल पीरियड को कहते हैं। ये सारे एलिमेंट्स मैं आगे आपके नॉवल पे भी अप्लाई करूंगा। आगे चलते हैं, हमारे पास प्लॉट है। प्लॉट होता है स्ट्रगल, प्रॉब्लम द कैरेक्टर्स फेस। मैन वर्सेस मैन भी हो सकती है, मैन वर्सेस सेल्फ, मैन वर्सेस फेट और मैन वर्सेस नेचर। थीम, मेन आइडिया और मैसेज को कहते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास है टोन और मूड। टोन हमारे पास होती है ऑथर्स एटीट्यूड और मूड होता है फीलिंग रीडर्स गेट्स। ये एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको अच्छे से आने चाहिए। अब आते हैं हम एलिमेंट्स ऑफ प्ले को एक एक लाइन में डिफाइन कर देते हैं, तो ये भी एक एक दो लाइन में आप देख लेंगे ताकि ये भी आपको आने चाहिए। Character. A character is a person, animal, or figure in a play or story who takes part in the action of the drama. Protagonist. The protagonist is the main character of the play or story around whom the whole action revolves. Antagonist. Villain को कहते हैं। The antagonist is the character who opposes or creates problems for the protagonist. Supporting character क्या होते हैं? Supporting characters are the characters who help develop the story and assist the main characters in moving the plot forward. फिर आप आते हैं सेटिंग की तरफ। सेटिंग हमारे पास है the setting is the time and place in which the events, play or story happen. Plot क्या है? The plot is the sequence or arrangements of events that make up the story. ये हमारे पास plot हो गया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है conflict. Conflict क्या होता है? Conflict is the struggle or clash between opposing forces such as between characters or between character and situation. Theme क्या होती है? The theme is the central idea or main message that the writer wants to convey through the play. Point of view. The point of view is the perspective or position from which the story is told. Tone and mood बता चुका हूँ. Tone is the writer's attitude and mood is the feeling or atmosphere that the readers or audience experience while reading or watching the play. देन हमारे पास अब एलिमेंट्स ऑफ प्ले का एक ये डायग्राम बनी हुई है, आपके पास ब्लॉब है तो ये आप देख लेंगे। एक्सपोजिशन, अब हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट की। ओके, दीज आर प्लॉट एलिमेंट्स। सो सबसे पहले हमारे पास एक्सपोजिशन, दिस इज इंट्रोडक्शन। राइजिंग एक्शन जब प्रॉब्लम बढ़ रही होती है। क्लाइमैक्स जब प्रॉब्लम पीक पर पहुंचती है। फॉलिंग एक्शन जब कोई मुआवजा होता है और प्रॉब्लम रिजॉल्व होना शुरू हो जाती है। रेजोल्यूशन और डिनाउंसमेंट ये वो होता है पॉइंट के जब प्रॉब्लम रेजोल्यूशन की तरफ चली जाती है, रिजॉल्व हो जाती है। तो ये पॉइंट्स हैं हमारे पास प्लॉट के एलिमेंट्स के। अब एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट को हम नॉवल पे अप्लाई करेंगे। जो क्वेश्चन है, एक तो ये आपको एलिमेंट्स ऑफ, ये दोनों क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। अगर आपके पास चॉइस है तो दोनों आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। जितने तक मैंने अभी बता दिए हैं ये आप अगर आते हैं तो आपका एक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया, दूसरा चॉइस में होगा जो प्ले में से होगा। तो यहाँ से अगर इसको आप देख लेते हैं तो ये भी आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसकी। जी, तो प्लॉट स्ट्रक्चर ऑफ 14 नॉवल 14 पे हम इसको अप्लाई करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपोजिशन 14 की क्या है? मिसेस प्रिंगल इज प्रिपेयरिंग फॉर अ फॉर्मल डिनर पार्टी बट शी डिस्कवर्स दैट ओनली 13 गेस्ट विल बी प्रेजेंट व्हिच वरी हर। तो दिस इज एक्सपोजिशन। राइजिंग एक्शन, the character discuss different ways to solve the problem of having 13 guests. Mrs. Pringle become increasingly nervous. This is rising action. Climax इसका क्या है?
An unexpected solution appears when an extra guest arrives making the number 14. और कौन था वो? Who? This is question for you. आप इसको देखेंगे कि कौन था, उसको देख लें जरा एक नजर. Then following action, the tension about uh, the tension about the unlucky number disappears and everyone prepares for dinner. This is following action resolution. क्या होती है? The dinner party proceeds normally, showing that the earlier worry was unnecessary and exaggerated. अब हम देखते हैं कंक्लूजन को अगर आप देखें तो in 14 Elias Gerstenberg humorously presents the social anxiety about superstition and etiquette. The play's simple plot and witty dialogue reveal how people sometimes create problems because of unnecessary social beliefs. तो ये हमारे पास कंक्लूजन हो गया. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उसका है लेटर राइटिंग है. तो दिस इज मॉडिफाइड ब्लॉग. मॉडिफाइड फॉर्मेट को आप देखेंगे ये कैसे होता है और कैसे अटेम्प्ट. सबसे पहले एग्जामिनेशन हॉल ई कैपिटल होना चाहिए, एच कैपिटल, और इसके बाद कॉमा देंगे. सिटी ABC, सिटी के बाद ब्रैकेट्स, इसके बाद कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं देना. फिर आप ABC के बाद एक फुल स्टॉप देंगे. देन हमारे पास जुलाई 1, इसमें आपने ख्याल रखना है मंथ के बाद डेट अगर लिख रहे हैं आप तो मंथ और डेट के मिड में कोई पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं करना. डेट के बाद आप पंक्चुएशन मार्क देंगे और एंड पे आप चाहें तो फुल स्टॉप दे सकते हैं, अदरवाइज नो प्रॉब्लम. यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया है शहाब खान, देन कॉमा. आप जो भी आपको वहां पे दिया गया आप उसके मुताबिक लिख सकते हैं. DEF कॉर्पोरेशन के बाद कॉमा, DEF कॉर्पोरेशन के बाद कॉमा. देन लाहौर सिटी नेम आपने लिख दिया, इसके बाद फुल स्टॉप और लाहौर का L कैपिटल होना चाहिए. डियर शहाब खान, दिस इज प्रॉपर नॉन. शहाब का S कैपिटल आपने लिख दिया, कॉमा. फिर आपने जो भी बॉडी है आपने इसकी लिखी है. एंड पे आपने एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देना होता है. थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन. एंड पे आपने एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देना होता है. थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन ऑफ माय एप्लीकेशन. दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. और इसी साइड पे एंड जिस साइड पे आपने स्टार्ट किया था ये मॉडिफाइड होता है. ये रिकमेंडेड है फेडरल बोर्ड की तरफ से, आप यही अटेम्प्ट कर सकते हैं इसी को. यूअर्स फेथफुली, और इसके बाद फेथफुली के बाद कॉमा. एक बात याद रखें, यहाँ पे यूअर के बाद एस आया हुआ है. बच्चे एक मिस्टेक करते हैं, इसके ऊपर एपोस्ट्रोफी यूज कर देते हैं. ऐसा नहीं करना. क्यों? ये एस कब यूज होता है याद रखें. अगर नेक्स्ट वर्ड LY पे एंड हो रहा है तो हम ये एस लगाते हैं और विदाउट एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं. अगर मैं LY की जगह पे यूअर लविंग सन अगर फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ तो सन देखें LY पे एंड नहीं हुआ तो मैं ये एस भी यूज नहीं करूंगा. एंड पे XYZ, एक्स के बाद फुल स्टॉप, YZ कैरीज फुल स्टॉप. तो ये हमारे पास फॉर्मेट हो गया मॉडिफाइड. अब आते हैं हम ब्लॉग फॉर्मेट पे. एक सेमी ब्लॉग भी होता है, तो मैं ये दो आपको रेकमेंड कर रहा हूँ. इन दो में इजी है, इसमें गलती के चांसेस कम है, तो यही आप फॉलो करें. देन हमारे पास है एग्जामिनेशन हॉल, इसके बाद कॉमा. ये जैसे आपको बता चुका हूँ उसी तरह ही आपने सेम फॉलो करना है. उसके बाद सिटी ABC को भी वैसे लिखना है जैसे अभी बताया है. जुलाई 1, 2024 जो फॉर्मेट अभी बताया है वही आपने फॉलो करना है. यहाँ पे नेम आपके सामने शो हो रहा है अमर कमाल इज अ डिसेंट वन. तो अमर कमाल DEF कॉर्पोरेशन, इसके बाद कॉमा. देन लाहौर के बाद फुल स्टॉप. डेयर मोहम्मद मिस्टर अमर कमाल. सो जहाँ पे आप लिखेंगे ये आपके सामने पूरी बॉडी आप इसकी लिखेंगे. देन एंड पे आपने अगेन एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देना होता है और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज इज थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन ऑफ माय एप्लीकेशन. यूअर्स फेथफुली, अगेन वही सेम उसी तरह, और XYZ. तो ये हमारे पास हो गया ब्लॉक फॉर्मेट. आप जो चाहें आप फॉलो कर सकते हैं. अगर इसमें मैं लाइन स्किप करने की बात करूं तो यहाँ पे अब आप देख लें कि आपने जुलाई के बाद एक लाइन यहाँ पे स्किप कर देनी है. इसके बाद लाहौर के बाद एक लाइन स्किप कर देनी है और नीचे आपने यहाँ पे आना है. उससे पहले थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन के बाद आपने एक लाइन स्किप कर देनी है. तो ये आपने यहाँ पे ख्याल रखना है इन बातों का. बस ये फॉर्मेट आप एज इट इज फॉलो करेंगे. देन हमारे पास है फॉर्मल एप्लीकेशन. अगर आप एप्लीकेशन प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो उसका फॉर्मेट डिफरेंट होगा. अगर प्रिंसिपल से आउट किसी को लिख रहे हैं तो उसका फॉर्मेट डिफरेंट होगा. प्रिंसिपल को लिखने के लिए द प्रिंसिपल के बाद फुल स्टॉप, जो आप वैसे लिखते आ रहे हैं. गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट के बाद फुल स्टॉप. शॉर्ट फॉर्म में आपने कंट्रैक्शन यूज किया है. कॉलेज के बाद कॉमा, C कैपिटल होना चाहिए. लाहौर के बाद फुल स्टॉप. देन सब्जेक्ट के बाद कॉलन देंगे और जो सब्जेक्ट है लिखेंगे. सर के बाद कॉमा. नेक्स्ट पे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड पे जरूर देना है. शैल बी थैंकफुल. यूअर्स फेथफुली, यूअर का Y कैपिटल होना चाहिए और फेथफुली के बाद कॉमा. XYZ के बाद फुल स्टॉप फुल स्टॉप फुल स्टॉप. तो ये हमारे पास एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल हो गई. देन हमारे पास एप्लीकेशन अगर आप आउट ऑफ प्रिंसिपल जा रहे हैं, मैनेजर को लिख रहे हैं या किसी और को लिख रहे हैं
अगर आप मैनेजर को लिख रहे हैं या किसी और को, तो फिर आप ये फॉर्मेट फॉलो करेंगे, एग्जामिनेशन ऑल के बाद कॉमा, सिटी ABC, डेट के बाद एक लाइन आपने स्किप कर दी, फिर द जनरल मैनेजर के बाद कॉमा, नार्दर्न सुई गैस के बाद कॉमा, लाहौर के बाद फुल स्टॉप, फिर आपने एक लाइन छोड़ दी, फिर आपने सब्जेक्ट लिखा, इसके बाद कॉलन, देन डेयर, सब्जेक्ट के बाद एक लाइन छोड़ दी आपने, इससे पहले भी एक लाइन छोड़ दी, बाद में भी, डेयर सर के बाद आप कॉमा देंगे, यूअर्स फेथफुली के बाद, फेथफुली के बाद क्योंकि LY पे एंड हुआ है तो यूअर के बाद S लगाएंगे, और अपोस्ट्रॉफी S नहीं होना चाहिए, जस्ट S यूज करेंगे। आई शैल, अच्छा यहाँ पे एंड, सॉरी ये एंड पे जाएगा, इससे पहले आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देंगे, आई शैल बी थैंकफुल, यूअर्स फेथफुली इस साइड पे आप लिखेंगे, मार्जिन के एंड साइड पे, यूअर्स का Y कैपिटल होना चाहिए, फेथफुली का F स्मॉल होना चाहिए, XYZ। ये हमारे पास फॉर्मेट हो गया आउट ऑफ प्रिंसिपल जाके अगर आप लिखते हैं। अब आते हैं, ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। देन हमारे पास रिपोर्ट राइटिंग है। अगर आप रिपोर्ट राइटिंग तो देखें तो इसका फॉर्मेट 2 के बाद कॉलन, कॉलन आप देंगे, और इसके बाद आप जिसको लिख रहे हैं उसको लिखेंगे, फ्रॉम जो आप लिखने वाले हैं, जो आपको कहा गया है रिपोर्ट में बताया गया होगा, आप उसके तौर पे लिखेंगे। देन सब्जेक्ट है, आप सब्जेक्ट मेंशन करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, इन सब के बाद आपने कॉलन यूज करना है। इंट्रोडक्शन में आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या डिफाइन करना होता है। रिपोर्ट में जो एक्सप्लेनेशन, एविडेंसेस, जो चीजें आप लिख सकते हैं। एक बात यहाँ पे याद रखनी है, कंक्लूजन रिपोर्ट में पहले आता है, सजेशंस बाद में होते हैं, और कहीं पर भी आप देखेंगे तो कंक्लूजन एंड पे होता है बट सजेशंस पहले होते हैं, लेकिन यहाँ पे कंक्लूजन पहले होगा एंड देन सजेशंस। एंड अगर आप देखें तो एंड आप कहाँ पे कर रहे हैं, फिर आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज दे रहे हैं, आई होप यू विल अप्रिशिएट दीज मेजरमेंट्स आई टुक। देन हमारे पास क्या है, अच्छा ये जो सजेशंस हैं, याद रखें जो बातें रिपोर्ट में आपने डिस्कस की हैं, सजेशंस उन्हीं के देने हैं, खुद से कोई बात नहीं कर देनी। जो रिपोर्ट में प्रॉब्लम डिस्कस की हैं उन्हीं के सजेशन देने हैं। एंड पे सिग्नेचर और XYZ करके आप एंड करेंगे रिपोर्ट को। ये रिपोर्ट का फॉर्मेट आपके सामने है। फिर पैराग्राफ राइटिंग कैसे, दिस इज लास्ट क्वेश्चन, पैराग्राफ राइटिंग। एंड पे कुछ मैं आपको चीजें रेकमेंड करूंगा, बताऊंगा कि आपने कैसे करनी है। पैराग्राफ राइटिंग है, लेंथ 100 to 120 होनी चाहिए, पैराग्राफ सिंगल होना चाहिए। अच्छा ये जो सिंगल पैराग्राफ है, चाहे वो समरी राइटिंग हो या आपका पैराग्राफ राइटिंग हो, इसको सिंगल पैराग्राफ में लिखा जाता है। समरी अगर 3 to 4 पैराग्राफ में दी गई है और आपने उसको 2 पैराग्राफ में डिवाइड कर दिया तो क्रॉस हो जाएगी, और सिर्फ समरी ही क्रॉस नहीं होगी, ओवरऑल आपकी 28 मार्क्स टेक पे लग जाएंगे, क्योंकि समरी आपकी नेसेसरी होती है। अब पैराग्राफ राइटिंग भी आपको लगता है कि आप एक पैराग्राफ में लिख रहे हैं, लेकिन आपको अनकॉन्शियसली आपसे एक मिस्टेक होती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। अब आपने एग्जामिनर को पता नहीं चलता कि आपने एक पैराग्राफ लिखा है या 2 कर दिए या 3 कर दिए। अब वो क्या चीज है, वो होता है इंडेंटेड स्टाइल एंड ब्लॉक स्टाइल। इंडेंटेड स्टाइल याद रखें होता है कि जब भी आप इंग्लिश लिखते हैं, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट लिख रहे हैं, इंग्लिश लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं, तो आपको 3 वर्ड्स की स्पेस देनी पड़ती है मार्जिन से। स्टार्ट ऑफ ईच पैराग्राफ आपको 3 वर्ड्स की स्पेस से स्टार्ट करना पड़ता है। ये होता है इंडेंटेड स्टाइल। और इसके बाद जब नया पैराग्राफ स्टार्ट करना होता है तो फिर नया पैराग्राफ लाइन स्किप किए बगैर आप फिर 3 वर्ड्स की स्पेस देकर पैराग्राफ स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा होता है आपके पास ब्लॉक स्टाइल। ब्लॉक स्टाइल होता है कि आप डायरेक्ट मार्जिन से स्टार्ट करते हैं, जब एक पैराग्राफ लिख लेते हैं उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ देते हैं, फिर नया पैराग्राफ फिर मार्जिन से ही डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, विदाउट गिविंग 3 वर्ड स्पेस और 1.5 सेंटीमीटर की स्पेस दिए बगैर। तो ये होता है ब्लॉक स्टाइल। वो होता है ऑनलाइन पर्पसेस के लिए, ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए, हैंड रिटन एग्जाम्स के लिए इंडेंटेड स्टाइल होता है। तो आपने ओवरऑल अपने पूरे के पूरे पेपर पे आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप समरी अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप लेटर अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, तो आपने इंडेंटेड स्टाइल करना है, 3 वर्ड्स की स्पेस देकर स्टार्ट करना है। अब आते हैं, हमारे पास है पैराग्राफ राइटिंग में थर्ड रूल। देखें जरा, थर्ड रूल हमारे पास है टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए। सबसे पहला सेंटेंस आपका टॉपिक सेंटेंस। सपोर्टिंग डिटेल्स आपने देनी है। सपोर्टिंग डिटेल्स में रीजंस, एविडेंसेस, एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं। जो पहला टॉपिक सेंटेंस होता है वो इंट्रो की बेस पे आप यूज कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं देंगे आप, रीजंस, एविडेंसेस नहीं देंगे। अवॉइड रिपीटेशन। रिपीटेशन के लिए 2 बातें याद रखें, रिडंडेंसी और वर्बोसिटी नहीं करनी। रिडंडेंसी जैसे पास्ट हिस्ट्री होती है, पास्ट है आपने पास्ट नहीं यूज करना। फ्री गिफ्ट होता है फ्री है, आपने फ्री यूज नहीं करना। तो ये ऐसे वर्ड्स जो होते हैं रिडंडेंसी कहलाते हैं इंग्लिश में। वर्बोसिटी और वर्डीनेस कहते हैं कि एक्सेसिव यूज ऑफ वर्ड इंस्टेड ऑफ अ सिंगल वर्ड। तो इसको आपने ख्याल रखना है, नहीं देना। जैसे रेड इन कलर,
जस्ट रेड भी आप कह सकते थे, दिस इज इजी। इन कलर आपने एक्स्ट्रा दे दिया है। राउंड इन शेप, जस्ट राउंड भी कह सकते थे। स्मॉल इन साइज को आप स्मॉल भी कह सकते थे। तो ये हमारे पास होता है वर्बोसिटी और वर्डीनेस, इससे अवॉइड करना है। देन एक रूल है हमारे पास कि आपने यूनिटी सिंगल आइडिया देना है, इंपॉर्टेंट है। पैराग्राफ एक जो है अ सिंगल पैराग्राफ रिप्रेजेंट और कैरीज अ सिंगल आइडिया, तो इसमें आपने सिंगल आइडिया देना है। कोहेरेंसी होनी चाहिए। कोहेरेंसी कैसे पॉसिबल है? लिंकिंग वर्ड्स यूज करके, एडिशनली, हाउएवर, फर्दर, मोर का यूज करके आप कोहेरेंसी देंगे। देन सिंपल और फॉर्मल होनी चाहिए आपकी राइटिंग, स्लैंग्स वगैरह का यूज नहीं करना है। अवॉइड किस चीज से करना है? आपने स्लैंग से अवॉइड करना है। वांटेड टू को बच्चे वाना लिख देते हैं, गोइंग टू को गोना लिख देते हैं। सो दीज आर स्लैंग्स, इससे अवॉइड करना है। कंट्रैक्शंस नहीं यूज करनी। आई शैल को आई लिख देते हैं आप, तो दिस इज रॉन्ग, ये भी आपने नहीं करना। चाहे समरी राइटिंग हो या आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, इनसे आपने अवॉइड करना है। कंक्लूजन एंड पे आपने समराइजिंग लाइन एक दे देनी है। तो ये हो गया बेटा ओवरऑल आपके पास अटेम्प्ट करने का तरीका। और जस्ट इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे से पेपर में जाकर उसको इन बातों को मद्देनजर रखते हुए करेंगे। आपका पेपर अनसीन आना है, आपने खुद से अटेम्प्ट करना है, हेजिटेट नहीं होना। बेस्ट ऑफ लक। समरी राइटिंग के लिए मैं यही रेकमेंड करूंगा कि आपने सबसे पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना है, फिर ताकि आप बार बार उसे पढ़ चुके हैं तो आप इजीली उसे अटेम्प्ट कर लेंगे। आप एक दफा मैं आपके सामने ये स्क्रीन स्क्रॉल कर देता हूं, तो आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि ये आपके लिए आप इनको पढ़ते रहें और इनसे अच्छी सी तैयारी आपकी हो जाए। ये प्ले वाला क्वेश्चन मैंने आपको जो शो करवाया है, जस्ट यहीं से आप देखेंगे। प्ले के एलिमेंट्स ये सारे मैंने डिस्कस कर दिए हैं, फॉर्मेट्स सारे डिस्कस कर दिए हैं। कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। अगर फर्दर कोई जल्दी में कोई मिस्टेक हुई हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। रिपोर्ट राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, ये सारी चीजें मैंने आपके सामने शेयर कर दी हैं। सो बेस्ट ऑफ लक। पेपर्स आपके करीब हैं, सेकेंड ईयर की भी जल्द वीडियो अपलोड हो जाएगी। फर्दर कुछ चीजें यहाँ पे सेकेंड ईयर के लिए भी कॉमन है, तो वो बच्चे भी इन चीजों को फॉलो कर सकते हैं। जैसे समरी राइटिंग के रूल्स हैं या इंडेंटेड स्टाइल, ब्लॉग स्टाइल है, तो ये चीजें आप देखेंगे। कुछ क्वेश्चन बीच में नरेशन, पंक्चुएशन के, और वो मैंने वो कर दिए हैं। वो मेरी दूसरी वीडियोज में जाकर आप उन कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ओवरऑल मैंने नरेशन पे और उस पे लेक्चर दिए हुए हैं, तो जस्ट आप उनको देखकर वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। और फर्दर एमसीक्यूज के लिए भी कुछ हम अपलोड कर देंगे, तो उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट उसमें व्लॉग में। तब तक इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।